हेलो स्टूडेंट्स, आई एम हर्षिता राठौर और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे यूट्यूब चैनल यूपी एग्जाम वाले पे। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। सभी को मेरी पॉलिटी की जो सीरीज़ है, पॉलिटी की जो क्लासेस हैं वो अच्छी लग रही होंगी, समझ में भी आ रहा होगा। और अब जो पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट जो सबको इतना डिफिकल्ट लगता है, अब वो धीरे धीरे ईजी लगना शुरू हो गया होगा। ठीक है, तो आज की क्लास जो है वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास रहने वाली है हमारी सीरीज़ के अंदर। जितनी भी हमने क्लासेस कर ली है, आई होप कि आप सभी लोगों ने वो सारी क्लासेस को देख लिया होगा और उनके साथ साथ शॉर्ट नोट्स भी बना लिए होंगे। और जो भी मैंने आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाई थी वीडियोस के लास्ट में, वो प्रैक्टिस भी कर ली होगी। उसके एक्स्ट्रा में भी आप अपनी प्रैक्टिस जो है वो क्वेश्चंस की करते रहना। ठीक है, आज की जो क्लास रहने वाली है वो होगी आपकी इंटीग्रेशन के ऊपर, यानी कि किस तरीके से आपका जो प्रिंसली स्टेट्स हैं, जो आपकी रियासतें हैं, उनका एकीकरण किस तरीके से हुआ, उनका इंटीग्रेशन किस तरीके से हुआ भारत के अंदर, उसको हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज की हमारी ये क्लास रहने वाली है। क्लास को शुरू करने से पहले मैं आपको हमारा टेलीग्राम चैनल जो है, जो कि मेरा पर्सनल टेलीग्राम चैनल है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। हर्षिता मैम की पाठशाला, आप सिंपली अगर टेलीग्राम पे सर्च करोगे तो वहाँ पे आपको मेरी जो ऐसे फोटो लगी हुई है वो दिख जाएगी। तो अब आप मेरे को पहचानने लगे हो तो आप वहाँ पे पहचान जाओगे कि ये हर्षिता मैम का ही है ना टेलीग्राम चैनल है। ठीक है, तो आपको सिंपली वहाँ पे सर्च करना है टेलीग्राम पे हर्षिता मैम की पाठशाला। वहाँ पे आपको काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें जो है वो देखने को मिलेंगी, काफ़ी सारे फ्री स्टडी मटीरियल जो है वो आपको देखने को मिलेंगे, क्विजेस वगैरह, क्वेश्चन की प्रैक्टिस वगैरह, सब कुछ मैं मेरे टेलीग्राम चैनल के थ्रू ही आप तक पहुंचाऊंगी। ठीक है, कोई भी नई वैकेंसी आती है, जॉब की ओपनिंग होती है, कोई भी करंट अफेयर से जुड़ी हुई न्यूज़ है, कोई भी आपका है ना अपडेटेड इन्फॉर्मेशन है, सारी चीज़ें आपको टेलीग्राम के थ्रू ही मैं बताऊंगी। ठीक है, तो हर्षिता मैम की पाठशाला टेलीग्राम को अगर आप इंटरेस्टेड हो तो ज्वाइन कर लेना। ठीक है, अब हम शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास को। आज की क्लास रहने वाली है इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स की, जो आपकी रियासतें हैं वो किस तरीके से भारत में मर्ज हुई। और उसके बाद में एक और टॉपिक रहने वाला है हमारा, एक तो ये टॉपिक है, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स, और इसके बाद में एक और टॉपिक रहेगा आपका कि जो आपकी लिंग्विस्टिक स्टेट थी ना, यानी कि है ना भाषा के आधार पे, लैंग्वेज के आधार पे जो है ना राज्य को बनाने की जो डिमांड आई थी, उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से कौन कौन सी अलग अलग कमिटीज़ बनी थी। धर कमेटी थी, जेवीपी कमेटी थी, फजल अली कमीशन था। ठीक है, क्यों बनी, कैसे बनी, फिर किस तरीके से भाषा के आधार पे जो आपके राज्य हैं वो बनाए गए, इन सब चीज़ों को भी हम देखेंगे। ठीक है, तो ये दो इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से काफ़ी बार एग्जाम में क्वेश्चन जो है वो ऑलरेडी पूछा गया है और काफ़ी चांसेस है कि दोबारा से भी यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो ये दो इंपॉर्टेंट टॉपिक आज की क्लास में हम कवर करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स की। प्रिंसली स्टेट्स जो है आपकी भारतीय जो आपकी रियासतें थी, उनका इंटीग्रेशन किस तरीके से हुआ इंडिया के अंदर। ठीक है, एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस इंडिया कॉम्प्राइज टू कैटेगरी ऑफ पॉलिटिकल यूनिट्स, नेमली ब्रिटिश प्रोविंसेस एंड प्रिंसली स्टेट, यानी कि स्वतंत्रता के समय भारत में राजनीतिक इकाइयों की दो श्रेणियां शामिल थी। ठीक है, भारत में दो तरीके की अलग अलग कैटेगरीज थी पॉलिटिकल यूनिट्स को लेकर। एक तो थी आपकी ब्रिटिश प्रांत, यानी कि जिसको हम ब्रिटिश प्रोविंसेस कह सकते हैं, और एक थी आपकी प्रिंसली स्टेट्स, जिसको हम बोल सकते हैं आपकी भारतीय रियासतें। ठीक है, प्रिंसली स्टेट्स है ना, टोटल 552 प्रिंसली स्टेट्स सिचुएटेड विद इन द ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज ऑफ इंडिया, यानी कि भारत की भौगोलिक सीमाओं के भीतर स्थित रियासतें 552 रियासतें जो है वो भारत में ही है ना, उसकी जो आपकी बाउंड्री लाइन जो है इंडिया की, उसमें ही सिचुएटेड थी। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स विद द रेस्ट ऑफ इंडिया हैज़ प्योरली एन एडहॉक अरेंजमेंट। ठीक है, यानी कि भारत की भौगोलिक सीमाओं के भीतर स्थित जो आपकी रियासतें हैं वो 552 रियासतें, शेष भारत के साथ रियासतों का एकीकरण विशुद्ध रूप से एक तदर्थ व्यवस्था था। ठीक है, 549 भारत में शामिल हुए और शेष 3 जो आपके हैदराबाद, जूनागढ़ और कश्मीर ने भारत में शामिल होने से इनकार कर दिया था। यानी कि क्या बात है, अभी वापस बताती हूँ सारा कुछ। एक तो सबसे पहले जब हम इंडिपेंडेंट हो गए, तो इंडिपेंडेंट होने के बाद में इंडिया जो है वो दो अलग अलग पॉलिटिकल यूनिट्स में बटा हुआ था। एक तो था ब्रिटिश प्रोविंसेस, जिसको हम बोल सकते हैं आपके ब्रिटिश प्रांत, और एक थे आपके प्रिंसली स्टेट्स, जिसको हम रियासतें बोल सकते हैं। ठीक है, अब टोटल 552 रियासतें थी। ठीक है, नंबर आपको पता होना चाहिए कितनी थी, 552 रियासतें थी जो कि इंडिया की बाउंड्री में आती थी। अब उसमें से 549 जो है ना, 549 जो रियासतें हैं, इन्होंने तो इंडिया को ज्वाइन कर लिया। बची हुई 3 रियासतें जो थी, जिनका नाम है हैदराबाद, जूनागढ़ और कश्मीर, इन्होंने इंडिया के साथ में मर्ज होने से, इंडिया के साथ में मिलने से, शामिल होने से मना कर दिया। ठीक है, अब मैंने आपको, जब हमने इससे पहले वाली प्रीवियस क्लासेस करी थी, वहाँ पे भी मैंने आपको समझाया था कि जो आपकी इंडिया जब आज़ाद हो गया तो उसके बाद में जो आपके दो अलग अलग यूनिट थे ना, ब्रिटिश प्रोविंस और प्रिंसली स्टेट, यानी कि आपकी जो ब्रिटिश प्रांत थे और जो आपकी भारतीय रियासतें थी, इनके पास में 3 ऑप्शन थे। ठीक है,
इनको 3 ऑप्शन दिए गए थे कि भाई पहला ऑप्शन तो या तो आप पाकिस्तान के साथ में मर्ज हो जाओ, ठीक है, या तो आप पाकिस्तान के साथ में मर्ज हो जाओ। दूसरा ऑप्शन दिया था कि या फिर आप इंडिया के साथ में मर्ज हो जाओ, और तीसरा ऑप्शन दिया था कि या फिर आप अकेले ही रहो, किसी के साथ में मर्ज मत हो, आप अपना इंडिपेंडेंट रहो, अपने अलग से रह के अपना काम चलाओ, ठीक है। तो ये 3 ऑप्शन इनको दिए गए थे। तो टोटल 552 रियासतें थी, जिसमें से 549 रियासतें जो है वो तो इंडिया में मर्ज हो गई थी। 3 रियासतें जो थी आपकी हैदराबाद, जूनागढ़ और कश्मीर की, उसने इंडिया से उन तीनों ने इंडिया में शामिल होने से इनकार कर दिया। अब हम पढ़ेंगे कि इन तीनों ने किस तरीके से इंडिया में हमने इन तीनों ही रियासतों को अपने अंदर मर्ज किया, ठीक है। तो ये आपकी पूरी कहानी थी, आई होप आपको अब समझ में आ गया होगा, ठीक है। फिर क्या हुआ, हालांकि समय के साथ वह पुलिस कार्रवाई के माध्यम से भारत हैदराबाद के साथ भी एकीकृत हो गया। यानी कि क्या बोल रहा है, फिर आपका हैदराबाद, जूनागढ़ और कश्मीर जो है इन्होंने मना कर दिया था कि भाई हम इंडिया के साथ में नहीं मिलेंगे, इंडिया के साथ में हम मर्ज नहीं होंगे, ठीक है। बट हावेवर इन द कोर्स ऑफ टाइम दे वर ऑल्सो इंटीग्रेटेड विद इंडिया। हैदराबाद जो है वो मीन्स ऑफ पुलिस एक्शन के थ्रू इंटीग्रेट हो गया था, जूनागढ़ मीन्स ऑफ रेफरेंडम के थ्रू, कश्मीर जो है वो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन के थ्रू। अब ये क्या है, अभी समझाती हूँ सारी चीज़ें, ठीक है। सबसे पहले तो बाकी सारी रियासतें जो है इंडिया में मर्ज हो गई, 3 नहीं हुई थी। कौन कौन सी, नाम पता होना चाहिए, हैदराबाद, जूनागढ़, कश्मीर। अब फिर जब ये नहीं हुई थी तो हमने किस तरीके से इनको मनाया, या फिर क्या सारी चीज़ें हुई कि अब आज की डेट में तीनों जो है वो इंडिया के साथ में मर्ज है, ठीक है। तो क्या होता है, आपका हैदराबाद, जूनागढ़ और कश्मीर जो है, इसमें तीनों ही जो है इंडिया के साथ में मर्ज होने के लिए मना कर देते हैं। क्यों मना करते हैं, क्योंकि किसी के साथ में ऐसा होता है कि जो यहाँ पे जो राजा होते हैं वो है ना पाकिस्तान के साथ में मर्ज होना चाहते हैं, प्रजा जो है वो इंडिया के साथ में मर्ज होना चाहती है, या फिर किसी के साथ में ऐसा होता है कि जो प्रजा जो है वो पाकिस्तान के साथ में मर्ज होना चाहती है, लेकिन राजा जो है वो इंडिया के साथ में मर्ज होना चाहते हैं। तो ऐसे क्या क्लैशेज होते हैं प्रजा और राजा के बीच में, और इसकी वजह से ही तीनों रियासतें जो है वो इंडिया में मिलने से मना कर देती है, ठीक है। अब हम एक एक की स्टोरी समझते हैं कि भाई बेसिकली हुआ क्या था और किस तरीके से फिर इंडिया में हमने इन तीनों को शामिल किया, ठीक है। सबसे पहले हम अगर हैदराबाद को देखते हैं तो हैदराबाद जो है वो आपकी पुलिस कार्रवाई के माध्यम से इंडिया के अंदर मर्ज हो गया था, यानी कि बाय द मीन्स ऑफ पुलिस एक्शन। तो आपको पता होना चाहिए कि हैदराबाद को हमने किस तरीके से, जूनागढ़ को और कश्मीर को किस तरीके से इंडिया में हमने है ना शामिल किया। तो हैदराबाद हुआ था आपका बाय द मीन्स ऑफ पुलिस एक्शन, यानी कि पुलिस कार्रवाई के माध्यम से। अब हुआ क्या था, हैदराबाद के जो राजा थे ना, जिसको हम निज़ाम कहते थे, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख के बता देती हूँ, थोड़ा सा इसको मेरे को रब करने दो। तो हैदराबाद जो था उसमें जो राजा थे ना, जिसको हम निज़ाम कहते हैं, ठीक है। अब वो जो राजा जो थे वो आपके मर्ज होना चाहते थे पाकिस्तान के साथ में, ठीक है। राजा जो है निज़ाम वो आपके मर्ज होना चाहते थे पाकिस्तान के साथ में, जो प्रजा जो थी वो मर्ज होना चाहती थी इंडिया के साथ में। अब दोनों में क्लैशेज हुआ कि भाई पाकिस्तान के साथ में मर्ज हो या फिर इंडिया के साथ में मर्ज हो, क्योंकि ऑप्शन तो इनको 3 दिए गए थे, या तो पाकिस्तान या इंडिया या फिर अलग रहो। तो तीनों में से राजा कहता था भाई मैं तो पाकिस्तान के साथ में मर्ज होना चाहता हूँ, इंडिया जो आपकी प्रजा जो थी वो कह रही थी भाई हमको तो इंडिया के साथ में मर्ज होना है। तो अब हुआ क्या था, इन दोनों के बीच में क्लैशेज हो गए, राजा के बीच में और प्रजा के बीच में। अब ये जो राजा था ना, इसने अपनी एक रजाकस नाम की फोर्स है, ठीक है, आपको नाम याद रखना है, रजाकस उसका नाम था, आर से रजाकस, ठीक है। रजाकस नाम की एक फोर्स जो है मिलिट्री फोर्स थी, उसको अपनी है ना हैदराबाद में भेज दिया, यानी कि बुला लिया रजाकस नाम की फोर्स को, और यहाँ पे दंगे फसाद करना शुरू कर दिया, लोगों को मारना पीटना, उनके ऊपर अत्याचार करना शुरू कर दिया, ताकि वो जबरदस्ती उनको पाकिस्तान के साथ में मर्ज करवा सके, ठीक है। ये सारी चीजें राजा करवा रहा था, क्योंकि वो चाहता था पाकिस्तान के साथ में मर्ज होना, ठीक है। तो अब क्या हुआ, अब है ना लोगों के ऊपर काफ़ी ज़्यादा परेशानियां आ गई कि भाई हमको तो ऐसे फोर्स किया जा रहा है पाकिस्तान के साथ में मर्ज होने के लिए, हमारे ऊपर तो ऐसी मुश्किलें आ गई है। अब लोगों ने क्या किया, जाके इंडिया से मदद मांगी। तो फिर इंडिया ने क्या किया, ज़बरदस्ती वो जो रजाकस फोर्स थी उसको तो हटाया, और फिर हैदराबाद को अपने अंडर में, यानी कि फिर हैदराबाद को इंडिया ने अपने अंदर ही मर्ज कर लिया, अपने अंदर ही शामिल कर लिया। तो इस तरीके से हैदराबाद जो है वो पुलिस कार्रवाई के माध्यम से, यानी कि मीन्स ऑफ पुलिस एक्शन, इंडिया के अंदर मर्ज हुआ, ठीक है। स्टोरी समझ में आ गई होगी। दूसरा आता है फिर आपका जूनागढ़। जूनागढ़ क्या था, जूनागढ़ जो है वो मीन्स ऑफ रेफरेंडम, रेफरेंडम यानी कि वोटिंग के थ्रू आपके वोट हुए थे, है ना, वोट करा था जनता ने, और वोट के आधार पे जो आपका जूनागढ़ जो है वो इंडिया में मर्ज हुआ। अब इसकी क्या स्टोरी है, इसकी ये स्टोरी है कि यहाँ पे जो आपका राजा था ना, वो तो चाहता था इंडिया के साथ में मर्ज होना, ठीक है। राजा चाहता था जूनागढ़ का कि मैं अपना जो जूनागढ़ है उसको इंडिया के साथ में मर्ज करूं, लेकिन प्रजा जो थी वो मुस्लिम थी, काफ़ी ज़्यादा प्रजा जो है, मेजॉरिटी जो लोग थे वो मुस्लिम थे, वो चाहते थे पाकिस्तान के साथ में मर्ज होना, ठीक है। अब फिर से दोनों के बीच में क्लैशेज हो गया, भाई पाकिस्तान के साथ में मर्ज हो या फिर इंडिया के साथ में शामिल हो, क्या करें अब हम, ठीक है। तो राजा ने कहा ठीक है, कुछ टेंशन नहीं लेते, हम एक काम करते हैं, हम वोटिंग करवा देते हैं, ठीक है। जिसकी जैसी वोट आएगी,
जिसमें पलड़ा भारी होगा उसकी हम बात मान लेंगे। पाकिस्तान के लिए वोट आएंगे तो उधर मर्ज हो जाएंगे, इंडिया के लिए आएंगे तो उधर मर्ज हो जाएंगे। ठीक है, तो इन्होंने रेफरेंडम यानी कि वोटिंग करवाई थी, और फिर वोटिंग करने के आधार पर ये पता चला कि भाई जो मैक्सिमम वोट जो है वो इंडिया के लिए पड़े थे कि भाई हमको तो इंडिया के साथ में ही मर्ज होना है, इंडिया में ही शामिल होना है। तो फिर क्योंकि वोट जो उन्होंने यही कहा था कि भाई जिसका पलड़ा भारी होगा उसके अकॉर्डिंग ही हम काम करेंगे, तो इंडिया का पलड़ा भारी था, यानी कि इंडिया के साथ में ज़्यादा लोगों को है ना शामिल होना था, इंडिया के अंदर ज़्यादा लोगों को मर्ज होना था। तो फिर जूनागढ़ के राजा ने यही करा और जूनागढ़ जो है फिर वो आपका इंडिया में शामिल हो गया। ठीक है, तो इसलिए जूनागढ़ जो है वो रेफरेंडम के थ्रू यानी कि वोटिंग के थ्रू, ठीक है, आपके इंडिया में शामिल हुआ। अब ये दोनों स्टोरीज आपको समझ में आ गई। अब कश्मीर का क्या है ना, क्या इसका मसला था उसको समझते हैं। अब कश्मीर जो है वो आपके इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन से, ठीक है, तीनों का ही याद रखना है कि भाई कौन किस तरीके से इंडिया में शामिल हो रहा है। हैदराबाद, जूनागढ़, कश्मीर। हैदराबाद हुआ है मीन्स ऑफ पुलिस एक्शन, जूनागढ़ हुआ है आपके वोटिंग से, रेफरेंडम से, कश्मीर होगा आपका इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन से। ठीक है, अब ये क्या है इसको समझते हैं। अब जूनागढ़ जो है आपका कश्मीर जो है वो क्या है, कश्मीर के जो राजा है, ठीक है, वो तो चाहते थे अब कि भाई हम इंडिया के साथ में मर्ज हों, लेकिन जो प्रजा है वो चाहती थी कि भाई हम पाकिस्तान के साथ में मर्ज हो। ठीक है, तो कहा कि भाई ठीक है, अब ये तो अब हम किसकी सुने, इंडिया के साथ में मर्ज हो या फिर अब हम पाकिस्तान के साथ में मर्ज हो, किसकी बात सुने। तो ठीक है, हम एक काम करते हैं, क्योंकि हमको ये भी ऑप्शन मिला था कि भाई तुम अपने इंडिपेंडेंट भी रह सकते हो, तुम अपने अकेले भी रह सकते हो, जरूरी नहीं है कि तुम इंडिया या पाकिस्तान के साथ में मिलो ही मिलो, तुम अगर चाहते हो तो तुम अपने स्वतंत्र रहो, अकेले रहो। तो कश्मीर ने सोचा कि भाई ठीक है, ना हम है ना इंडिया के साथ में जाते हैं, ना ही पाकिस्तान के साथ में जाते हैं, हम अपने अलग रहते हैं। ठीक है, लेकिन अब ये बात पाकिस्तान को बर्दाश्त नहीं हुई। पाकिस्तान ने क्या करा, अपनी फोर्स भेजना शुरू कर दिया कश्मीर में, कश्मीर के लोगों को परेशान करना शुरू कर दिया, क्योंकि पाकिस्तान चाहता था कि कश्मीर जो है वो उसके अंडर में आ जाए, कश्मीर जो है वो पाकिस्तान के साथ में मिल जाए। ठीक है, तो पाकिस्तान ने क्या करा, जो है ना लोग थे आपके कश्मीर के, उनको परेशान करना शुरू कर दिया। अब ये देख के जो कश्मीर का राजा जो था वो गया इंडिया के पास में और इंडिया से मदद मांगी कि भाई ऐसी ऐसी है ना सारी स्थिति हो चुकी है और पाकिस्तान के जो लोग हैं वो काफ़ी ज़्यादा हमको परेशान कर रहे, चैन से जीने भी नहीं दे रहे, तो अब हम क्या करें, आप प्लीज़ हमारी हेल्प करो। तो इंडिया ने कहा कि ठीक है, हेल्प तो कर देंगे, हेल्प करने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम इसी बेसिस पे तुमको हेल्प करेंगे जब तुम इंडिया के साथ में मिलोगे। अगर तुम राजी होते हो मिलने के लिए कि भाई हाँ ठीक है हम मिल जाएंगे, तो फिर हम तुम्हारी हेल्प करने के लिए तैयार हैं। तो कश्मीर ने कहा ठीक है, हम तैयार हैं आपके साथ में मिलने के लिए। तो फिर इंडिया ने अपनी फोर्स भेजी, है ना, कश्मीर में ये सब कुछ ठीक करा और फिर इस तरीके से कश्मीर जो है वो इंडिया के अंदर मर्ज हो गया। ठीक है, तो फिर तब से पाकिस्तान कहता है कि तुमने तो चीटिंग करके कश्मीर को अपने है ना अपने साथ में शामिल किया है। ठीक है, तो ये पूरी कहानी है कश्मीर की। तो इस तरीके से ये जो तीनों ही रियासतें हैं जिन्होंने पहले तो मना कर दिया था इंडिया के साथ में मर्ज होने के लिए, हैदराबाद, जूनागढ़ और कश्मीर, लेकिन बाद में अलग अलग तरीके से तीनों को ही इंडिया ने अपने अंदर शामिल कर लिया। ठीक है, तो आई होप अब ये पूरी स्टोरी आपको समझ में आ गई होगी। वैसे इतना डिटेल में इतनी स्टोरी कोई समझाता नहीं है, सिर्फ ऐसे ही बोल देते कि भाई हाँ 552 रियासतें थी, जिसमें से 549 रियासतें जो है वो आपकी मर्ज हो गई थी, 3 नहीं हुई थी। अब क्यों नहीं हुई थी, क्या कारण था, किस वजह से फिर मर्ज हुई बाद में, ये सारी पूरी कहानी कोई नहीं बताता है, लेकिन ताकि आपको कहानी इंटरेस्टिंग लगे और कहानी के माध्यम से आप चीज़ों को याद रख सकते हो, है ना, याद रख सको, इसलिए मैंने पूरी एक एक है ना रियासत की आपको कहानी समझाई है। ठीक है, तो आई होप अब आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। हैदराबाद, जूनागढ़ और कश्मीर ने पहले मना कर दिया, बाद में अलग अलग तरीकों से जाके मर्ज हो गया इंडिया में। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब क्या हुआ 1950 में, यानी कि इन 1950 कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्ड अ फोरफोल्ड क्लासिफिकेशन ऑफ द स्टेट एंड टेरिटरीज ऑफ द इंडियन यूनियन, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी एंड पार्ट डी। ठीक है, यानी कि 1950 में संविधान में भारतीय संघ के राज्य और क्षेत्रों के 4 वर्गीकरण हुए थे। जो आपका 1950 जो आया था, यानी कि जो आपका 1950 में क्या हुआ था, जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना उसको 4 भागों में उसका वर्गीकरण कर दिया था। यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन में स्टेट और टेरिटरीज जो है आपकी, जो आपके राज्य और जो आपकी टेरिटरीज जो थी उनको 4 भागों में डिवाइड कर दिया गया था, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी और पार्ट डी के अंदर। ठीक है, फिर क्या हुआ था, पार्ट ए अर्स्टवाइल गवर्नर्स प्रोविंसेस ऑफ ब्रिटिश इंडिया, पार्ट बी में क्या थे, प्रिंसली स्टेट विद लेजिस्लेचर, पार्ट सी में क्या था, चीफ कमिश्नर है ना प्रोविंसेस ऑफ ब्रिटिश इंडिया एंड सम ऑफ द अर्स्टवाइल प्रिंसली स्टेट, और पार्ट डी में था अंडमान निकोबार आइलैंड। यानी कि 1950 में कॉन्स्टिट्यूशन में स्टेट और यूनियन टेरिटरी को 4 भागों में वर्गीकरण कर दिया, भाग ए, बी, सी और डी। ए में क्या था, ब्रिटिश भारत के तात्कालिक गवर्नर प्रांत। ठीक है, बी भाग में क्या शामिल था, विधानसभा के साथ पूर्ववर्ती रियासतें। सी भाग में क्या शामिल था,
10 है ना आपके ब्रिटिश भारत के तात्कालिक मुख्य आयुक्त के प्रांत और कुछ तात्कालिक रियासतें, और डी भाग में था आपका अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, यानी कि अंडमान निकोबार आपका आइलैंड। ठीक है, ये चारों ही भागों के अंदर ये चारों चीजें जो है आपकी चारों रियासतें जो है अलग अलग वो शामिल थी। ठीक है, अब क्या होता है, अब ठीक है ये आपकी रियासतें हो गई शामिल, ऐसा ऐसा सब कुछ हो गया। अब उसके बाद में डिमांड आती है, एक नई डिमांड। नई डिमांड क्या आती है कि हमको तो भाषा के आधार पे, यानी कि हमको तो लैंग्वेज के आधार पे अपना एक अलग राज्य चाहिए। काफ़ी सारे जो राज्य थे आपके नॉर्थ साइड के जो आपके राज्य थे ना, नॉर्थ ईस्टर्न राज्य जो थे, या फिर आपके जो अलग अलग रहना स्टेट्स थे, वो ये डिमांड कर रहे थे कि भाई हमको तो क्या चाहिए, अपनी लैंग्वेज के आधार पे अपना अलग राज्य जो है वो चाहिए। ठीक है, तो इसलिए फिर काफ़ी अलग अलग कमिटीज़ भी बनी, जैसे कि धर कमीशन बना, एक जेवीपी कमीशन बना, एक आपका बना फिर फजल अली कमीशन। ठीक है, ऐसे अलग अलग कमीशन बने और पूछताछ करे कि भाई क्या ऐसे लैंग्वेज के आधार पे नया राज्य जो है वो बनाना चाहिए, नहीं बनाना चाहिए। तीनों कमीशन ने अपनी अपनी राय बताई और उसके अनुसार फिर हमने अभी काम किया। ठीक है, तो ये तीनों ही कमिटीज़ जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार यहाँ से क्वेश्चन जो है वो आ चुका है। ठीक है, अब होता क्या है इसको समझते हैं। अकॉर्डिंगली इन द जून 1948 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपॉइंटेड लिंग्विस्टिक प्रोविंसेस Commission under chairmanship of S.K. Dhar to examine the feasibility of this commission submitted its report in December 1948। यानी कि होता क्या है, अब हम आज़ाद हो गए तो आज़ाद होने के बाद में ये डिमांड आ रही थी लोगों की काफ़ी ज़्यादा कि भाई हमको तो भाषा के आधार पे, हमारा खुद की लैंग्वेज के आधार पे अपना एक अलग राज्य चाहिए, अपना एक अलग स्टेट चाहिए, तो प्लीज़ आप हमारी लैंग्वेज के अकॉर्डिंग हमारे लिए अलग राज्य बना के तैयार करो। ठीक है, अब काफ़ी ज़्यादा डिमांड आने लग गई लोगों की, तो भाई गवर्नमेंट को माननी पड़ती है, फिर ज़्यादा प्रेशर हो जाता है। तो गवर्नमेंट ने क्या करा, 1948 के अंदर जून में एक कमीशन बनाई जिसका नाम था आपका धर कमेटी। ठीक है, इसके चेयरमैन कौन थे, एस.के. धर। एस.के. धर जो है, जो भी आपके चेयरमैन होते हैं उसके नाम पे ही जो कमेटी जो है वो रखी जाती है। ठीक है, तो एस.के. धर की चेयरमैनशिप के अंडर में आपकी 1948 में एक कमीशन बनती है जिसका नाम है आपका धर कमीशन, और इसने ये जून 1948 में तो बनी थी। ठीक है, और दिसंबर 1948 में इसने अपनी रिपोर्ट बना के तैयार करी एंड रिकमेंडेड द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट ऑन द बेसिस ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रादर देन लिंग्विस्टिक फैक्टर। यानी कि इन्होंने सीधा सीधा मना कर दिया कि नहीं, लैंग्वेज के आधार पे अलग सेपरेट राज्य बनाना जो है वो बिल्कुल सही नहीं होगा इंडिया जैसे है ना देश के लिए। ठीक है, तो इन्होंने कहा कि है ना एडमिनिस्ट्रेशन के बेसिस पे हम अलग अलग राज्य बना सकते हैं, लेकिन लैंग्वेज के आधार पे हम अलग अलग राज्य नहीं बना सकते। ठीक है, तो ये बात कही आपकी धर कमीशन ने। ठीक है, हिंदी में क्या लिखा हुआ है पढ़ के बता देती हूँ। तदनुसार जून 1948 में भारत सरकार ने एस.के. की है ना जो आपके एस.के. धर है उनकी अध्यक्षता में भाषाई प्रांत आयोग नियुक्त किया। ठीक है, उनकी अध्यक्षता में आपका जो है ना धर कमीशन जो है, एक प्रोवेंसेस लिंग्विस्टिक प्रोवेंसेस कमीशन जो है वो आया था जिसका नाम है आपका धर कमीशन। ठीक है, धर इसकी है ना व्यवहार्यकर्ता की जांच करेंगे, यानी कि उसके वो चेयरमैन रहेंगे। आयोग ने दिसंबर 1948 में अपनी रिपोर्ट को प्रस्तुत करा। भाषाई कारक के बजाय प्रशासनिक आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की सिफारिश जो है वो उन्होंने करी थी। क्या कहा कि भाई भाषा के आधार पे अलग राज्य मत बनाओ, ये सही बात नहीं होगी। प्रशासनिक आधार पे अलग राज्य बना सकते हो लेकिन भाषा के आधार पे मत बनाओ। ठीक है, तो इन्होंने क्या अपनी रिकमेंडेशन दी, क्या अपना सुझाव दिया, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, फिर आता है उसके बाद में आता है इट कंसिस्टेड ऑफ जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल एंड पिताजी सीतारामैया एंड हैंस वाज पॉपुलरली नोन एज जेवीपी कमीशन। यानी कि एक तो आ गई आपकी धर कमीशन। अब फिर लोगों की डिमांड जो है वो तो खत्म ही नहीं हो रही थी। भाई लोग जो है वो डिमांड करे जा रहे हैं कि नहीं हमको तो चाहिए भाषा के आधार पे अलग राज्य चाहिए हमको तो। ठीक है, तो फिर से अब सरकार क्या करे, ठीक है भाई चाहिए तो लो, एक और नई कमेटी बनाते हैं, फिर से सुझाव लेते हैं उनसे। तो फिर दोबारा से एक और नई कमेटी बनाई, तो सबसे पहले बना दी आपकी धर कमीशन। ठीक है, फिर एक और नई कमेटी बनाते हैं जिसका नाम आता है आपका जेवीपी कमेटी। अब जेवीपी कमेटी यानी कि इसमें 3 अलग अलग लोग आपके शामिल हैं। एक तो है आपके जवाहरलाल नेहरू, एक है आपके वी से वल्लभ भाई पटेल और एक है आपके पी से पिताजी सीतारामैया। ठीक है, तो ये 3 अलग अलग लोग जो हैं वो इसमें शामिल थे, इसलिए इनके नाम के अकॉर्डिंग ही इस कमेटी का नाम रखा गया है जेवीपी कमेटी। ठीक है, इसने क्या कहा, इट सबमिटेड इट्स रिपोर्ट इन अप्रैल 1949। 1949 में अप्रैल के महीने में इसने अपनी रिपोर्ट को रखा एंड फॉर्मली रिजेक्टेड लैंग्वेज एज द बेसिस ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट। यानी कि लैंग्वेज के आधार पे स्टेट को बनाना यानी कि राज्यों को बनाना भाषा के आधार पे इन्होंने रिजेक्ट कर दिया कि ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो धर कमीशन ने भी मना कर दिया, जेवीपी कमीशन आती है उसने भी मना कर दिया। ठीक है, अब हिंदी में क्या लिखा हुआ है पढ़ के बता देती हूँ। इसमें जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और
पिटाबी सीतारमैया शामिल थे और इसलिए इसका जो नाम है वो जेवीपी समिति के रूप में जाना जाता है। इसने अप्रैल 1949 में अपनी रिपोर्ट जो है वो प्रस्तुत की और औपचारिक रूप से भाषा को राज्य के पुनर्गठन के आधार के रूप में खारिज कर दिया कि भाई भाषा को जो है हम है ना भाषा के आधार पे सेपरेट राज्य जो है वो हम नहीं बनाएंगे। तो इन्होंने ये अपनी रिकमेंडेशन दी, ये अपना सुझाव दिया। ठीक है, अब फिर से क्या होता है, अब लोग तो रुक ही नहीं रहे, लोगों की तो डिमांड जो है वो बढ़ती जा रही है, लोग हड़ताल पे चले जा रहे हैं। ठीक है, तो फिर क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा लोगों का प्रेशर होने लगता है। तो फिर क्या होता है, सरकार को कुछ ना कुछ अपने नए कदम जो है वो लेने पड़ते हैं। अब क्या नए कदम लेती है वो देखते हैं। ठीक है, However, in October 1953, Government of India was forced to create the first linguistic state known as आंध्र प्रदेश। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये आपका, काफ़ी बार एग्जाम में ये क्वेश्चन जो है वो आपसे पूछा गया है। ठीक है, इंपॉर्टेंट, इसको मार्क कर लेना। क्या बोल रहा है कि अब 1953 में जो आपकी सरकार है उस पर इतना ज़्यादा प्रेशर बन गया कि भाई नहीं, हमको तो भाषा के आधार पे नया राज्य चाहिए, मतलब चाहिए, कुछ भी कर लो हम तो लेके रहेंगे। ठीक है, तो ये वाली सिचुएशन आ गई, दादागिरी पे उतर गए लोग कि भाई हमको तो चाहिए भाषा के आधार पे अलग है ना, अपने लिए अलग राज्य। तो फिर क्या हुआ, ठीक है, फिर गवर्नमेंट ने बोला कि भाई ठीक है, अब इतना फोर्स कर ही रहे हो तो ठीक है। इन्होंने 1953 में सबसे पहला आपका आंध्र प्रदेश जो है उसको भाषा के आधार पे एक नया राज्य जो है वो आंध्र प्रदेश को बना दिया बाय सेपरेटिंग तेलुगु की है ना स्पीकिंग एरिया फ्रॉम है ना मद्रास स्टेट। यानी कि जो आपका मद्रास था वहाँ से तेलुगु बोलने वाले जो लोग हैं उनको अलग करके अपना एक भाषा के आधार पे अलग राज्य बनाया जिसका नाम निकाला आंध्र प्रदेश 1953 में। ठीक है, आई बात समझ में, हिंदी में पढ़ के बता देती हूँ एक बार। हालांकि अक्टूबर 1953 में भारत सरकार को मद्रास राज्य से तेलुगु भाषी क्षेत्रों को अलग करके आंध्र राज्य के रूप में आंध्र राज्य के रूप में जाना जाने वाला पहला भाषाई राज्य बनाने के लिए मजबूर होना पड़ा। ठीक है, तो इनको भाई फोर्स कर दिया, तो अब क्या करे, सरकार को बनाना पड़ेगा। तो 1953 में भाषा के आधार पर पहला इन्होंने राज्य बनाया जिसका नाम था आंध्र प्रदेश। ठीक है, और कैसे बनाया, आपका जो मद्रास है उससे तेलुगु बोलने वाले जो लोग हैं उनको अलग करके और फिर एक नया राज्य जो है वो भाषा के आधार पर बना दिया 1953 के अंदर। ठीक है, अब आगे क्या होता है, आगे देखो। दिस फॉलोड अ प्रोलॉन्ग्ड पॉपुलर एजिटेशन एंड दैट ऑफ पुट्टू शिरुमल्लू अ कांग्रेस पर्सन ऑफ स्टैंडिंग आफ्टर अ 56 डेज हंगर स्ट्राइक फॉर द कॉज। यानी कि अब आगे क्या होता है, अब एक राज्य बना दिया। ठीक है, अब ये बात समझना कि अगर हम कोई है ना बहुत सारे लोग हैं, ठीक है, बहुत सारे लोग अगर किसी चीज़ की डिमांड कर रहे हैं और हम अगर एक की सुन लेते हैं तो बाकियों के मन में हो जाता है कि इसकी सुन ली और मेरी नहीं सुनी, ऐसा कैसे हो सकता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे भी वो सेम सिचुएशन हो गई कि भाई आंध्र प्रदेश बना दिया, ठीक है, आंध्रा राज्य जो है वो बना दिया, तो हमको भी चाहिए हमारे लिए अलग भाषा के अकॉर्डिंग राज्य। तो हमारा राज्य क्यों नहीं बना रहे, हमने ऐसा क्या पाप कर दिया, हमने ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया। तो लोग जो है वो और ज़्यादा आग बबूला हो गए और उनका जो और प्रेशर है गवर्नमेंट पे वो और डबल होना शुरू हो गया। अब यहाँ पे क्या हुआ, लोग अपनी हंगर स्ट्राइक पे उतर गए, भूख हड़तालों पे उतर गए, अलग अलग हड़ताल कर रहे हैं अलग अलग लीडर कि भाई हमको तो भाषा के आधार पे अपना एक नया राज्य चाहिए ही चाहिए। ठीक है, तो उसके अंदर क्या होता है, इसके बाद लंबे समय तक लोकप्रिय आंदोलन चला और इस कारण के लिए 56 दिनों की भूख हड़ताल के बाद पुट्टी सिरामुल्लू की हत्या हो गई जो एक कांग्रेस के व्यक्ति थे। यानी कि अब बाकी सारे जो लोग हैं, लीडर्स वगैरह जो है वो आपकी हड़तालें करना शुरू कर दिया यही सेम डिमांड के लिए कि भाई हमको तो भाषा के आधार पे नया राज्य चाहिए, मतलब चाहिए। ठीक है, तो उसमें आपके कांग्रेस के एक लीडर थे जिनका नाम है पुट्टी श्रीरुमल्लू, है ना, पुट्टी श्रीरुमल्लू। ठीक है, ये इनका नाम था, जिन्होंने 56 डेज के लिए एक भूख हड़ताल जो है वो चलाई थी। वो हंगर स्ट्राइक पे चले गए थे और अच्छी बात ये हुई कि ये स्ट्राइक पे चले गए और स्ट्राइक पे जाने के बाद में इनकी जो है वो डेथ भी हो गई। मतलब अच्छी बात ये हुई कि फिर इसके बाद में ही आपका लिंग्विस्टिक स्टेट जो है वो बनना शुरू हो गया, इसलिए बोल रही हूँ कि अच्छी बात हुई। ठीक है, ये मत सोचना कि इनकी डेथ हो गई इसलिए बोल रही हूँ। तो क्या हुआ, आपका पुट्टी सिरुमल्लू जो है कांग्रेस के लीडर थे, 56 डेज के लिए ये है ना हंगर स्ट्राइक पे चले गए थे, यानी कि आपके है ना भूख हड़ताल पे चले गए थे और भूख हड़ताल पे जाने की वजह से इनकी जो है वो मृत्यु भी हो गई थी, इनकी डेथ भी हो गई थी। अब ये काफ़ी ज़्यादा एक है ना बहुत बड़ी बात हो जाती है कि भाई किसी चीज़ के लिए कोई जो है ना लोग है वो डिमांड कर रहे हैं, भूख हड़ताल पे जा रहे हैं और ये तो चलो ठीक है, किसी की डेथ हो जाए उसकी वजह से फिर तो गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, तो अब देखते हैं कि अब इसके बाद में गवर्नमेंट क्या करती है। अब गवर्नमेंट लेकर आती है फजल अली कमीशन। तो पहले 2 कमीशन पढ़ चुके हैं हम, कौन कौन सी, धर कमीशन और एक आपकी जेवीपी कमीशन। ठीक है, इसके बाद में आती है आपकी फजल अली कमीशन। तीनों ही कमीशन है, बस 3 ही है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है लेकिन ये। ठीक है, फिर आती है आपकी फजल अली कमीशन। अब ये क्या बात करती है इसको देख लेते हैं। 3 मेंबर स्टेट December 1953 reorganization commission under the chairmanship of Fazal Ali to re-examine whole question. Its other 2 members were K.M.
पनिकर एंड एच.एन. कुंजरू, यानी कि ये सारी सिचुएशन हो जाती है। पुट्टी सिरुमल्लू जो है उनकी डेथ हो जाती है, तो उसके बाद में गवर्नमेंट पे काफ़ी ज़्यादा प्रेशर हो जाता है। लोगों की डिमांड तो खत्म ही नहीं हो रही है, उल्टा बढ़ती जा रही है, हंगर स्ट्राइक पे जा रहे हैं, हड़ताल कर रहे हैं, कोई मर रहा है, कोई क्या कर रहा है, ठीक है। तो अब गवर्नमेंट के ऊपर और ज़्यादा प्रेशर पड़ गया। अब गवर्नमेंट ने क्या करा, एक नई कमीशन बनाई जिसका नाम था आपका फजल अली कमीशन, ठीक है। अब इस कमीशन को बनाया गया कि भाई तुम वापस से इस क्वेश्चन को उठाओ, फिर से देखो कि क्या हम भाषा के आधार पे एक नया राज्य बना सकते हैं क्या, ठीक है। तो वापस से है ना उस क्वेश्चन को देखा गया, यानी कि ये बात को वापस से री एग्जामिन करा गया, और ये जो आपकी फजल अली कमीशन है ये बनी थी 1953 के अंदर, ठीक है। अभी आंध्र प्रदेश जो है वो आपका राज्य बन गया, उसके बाद में बनाई गई थी, ठीक है। तो 1953 दिसंबर के अंदर फजल अली कमीशन बनी। आपके फजल अली जो है वो इसके चेयरमैन थे, साथ ही साथ इसमें 2 और लोग थे। कौन कौन थे? के.एम. पनिकर, एच.एन. कुंजरू, ठीक है। हिंदी में क्या लिखा हुआ है, 3 सदस्यीय राज्य जो है आपके दिसंबर 1953 ने फजल अली की अध्यक्षता में पूरे प्रश्न की फिर से जांच करने के लिए पुनर्गठन आयोग बनाया। इसके अन्य 2 सदस्य कौन थे आपके? के.एम. पनिकर और एच.एन. कुंजरू, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है, इट सबमिटेड इट्स रिपोर्ट इन सितंबर 1955, 53 में बनी और 55 में 1955 में सितंबर के महीने में इसने अपनी रिपोर्ट दी। एंड ब्रॉडली एक्सेप्टेड लैंग्वेज एज द बेसिस ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट, बट इट रिजेक्टेड द थ्योरी ऑफ वन लैंग्वेज वन स्टेट। अब क्या होती है, ये थोड़ी सी अलग बात बताते हैं। जो आपकी धर कमीशन थी उसने मना कर दिया कि भाषा के आधार पे अलग राज्य नहीं बनाना है। जेवीपी कमीशन ने भी मना कर दिया कि भाषा के आधार पे तो कतई अलग राज्य जो है वो नहीं बनाना है। अब फजल अली कमीशन का जो स्टेटमेंट है थोड़ा सा नया होता है, थोड़ा सा अलग होता है। क्या होता है समझते हैं, हिंदी में पढ़ लेती हूँ क्या लिखा हुआ है। सितंबर 1955 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की और राज्य के पुनर्गठन के आधार के रूप में व्यापक रूप से स्वीकृत भाषा, लेकिन इसने एक भाषा एक राज्य के सिद्धांत को खारिज किया। यानी कि फजल अली कमीशन ने एक्सेप्ट कर लिया कि ठीक है हमारी तरफ से यस है, इन्होंने अपना यस जो है वो दे दिया, ठीक है कि भाई हमारी तरफ से यस है, तुम है ना भाषा के आधार पे एक नया राज्य जो है वो बना सकते हो, कोई आपत्ति नहीं होने वाली है, कोई बात नहीं बनाओ। लेकिन आता है यहाँ पे बीच में, लेकिन क्या है, इन्होंने एक भाषा एक राज्य के सिद्धांत को खारिज किया। वन लैंग्वेज वन स्टेट का जो थ्योरी है उसको खारिज किया कि भाई एक भाषा पे एक ही राज्य होगा, इसको इन्होंने खारिज किया, ठीक है। तो ये आपको बात याद रखनी है कि ठीक है फजल अली कमीशन ने ये बात तो बोल दिया कि ठीक है तुम भाषा के आधार पर नया राज्य बना लो, लेकिन एक भाषा एक राज्य का जो सिद्धांत है उसको इन्होंने खारिज करा था, ठीक है, उसको इन्होंने एक्सेप्ट नहीं करा था। फिर आगे क्या होता है उसको देखते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्सेप्टेड दीज रिकमेंडेशन with certain minor modification. As a result 14 स्टेट और 6 यूनियन टेरिटरी was created on नवंबर 1956। यानी कि अब ठीक है फजल अली कमीशन ने बोल दिया कि भाई ठीक है भाषा के आधार पे नया राज्य जो है वो बना सकते हो, आपको दिक्कत नहीं है, लेकिन वन नेशन है ना, वन लैंग्वेज वन स्टेट जो है वो नहीं होना चाहिए। तो उन्होंने कहा भाई ठीक है, और जो भी रिकमेंडेशन यानी कि जो भी सुझाव आपके फजल अली कमीशन ने दिए उसमें थोड़े बहुत ऊपर नीचे जो है सरकार हमेशा करती ही है, कोई भी कमीशन देती तो उसमें कुछ ना कुछ तो एज इट इज़ नहीं लेते हैं, उसमें कुछ ना कुछ तो बदलाव करते ही है, ठीक है। तो वैसे ही यहाँ पे भी कुछ ना कुछ बदलाव करें छोटे मोटे, और फिर इनके सुझाव के अकॉर्डिंग 14 राज्य और 6 यूनियन टेरिटरीज जो है वो बनाई गई 1956 के अंदर, ठीक है। हिंदी में क्या लिखा हुआ है, भारत सरकार ने कुछ मामूली संशोधन के साथ इन सिफारिशों को स्वीकार कर लिया। जो सिफारिशें बताई थी फजल अली कमीशन ने उसको स्वीकार कर लिया, और परिणाम क्या निकला, परिणाम स्वरूप 1 नवंबर 1956 को 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश का निर्माण हुआ। यानी कि 14 स्टेट्स बनाए गए और 6 यूनियन टेरिटरीज को बनाया गया 1956 को, ठीक है। तो ये आपकी इंपॉर्टेंट बात थी जो आपको पता होनी चाहिए। तो तीनों कमीशन हमने देख ली है, धर कमीशन, जेवीपी और फजल अली कमीशन, ठीक है। अब इसके बाद में क्या होता है, 1956 में कह दिया कि भाई ठीक है आपके 14 तो राज्य बन जाएंगे, 6 आपके केंद्र प्रशासित प्रदेश जो है वो बन जाएंगे। अब ये किस तरीके से बनते हैं, पहला कौन बनता है, दूसरा कौन बनता है, इस पर काफ़ी ज़्यादा सवाल जो है वो एग्जाम में आते हैं। तो सबसे पहला तो 1953 में 1953 में आंध्र प्रदेश को बना ही दिया था हमने, ठीक है। उसके बाद में महाराष्ट्र बनता है 1960 के अंदर, है ना, महाराष्ट्र बनता है मराठी स्पीकिंग लोगों के लिए, एंड गुजरात भी इसी टाइम पे बनता है। तो यानी कि है ना आंध्र प्रदेश सबसे पहले बन जाता है आपका, फिर आता है आपका 1960 में महाराष्ट्र, और उसी टाइम पे आपका गुजरात भी आ जाता है गुजराती बोलने वाले लोगों के लिए, ठीक है। फिर 1963 में आपका नागालैंड जो है उसको बनाया जाता है। फिर आपका है ना हरियाणा और चंडीगढ़ जो है, शाह कमीशन आती है जिसमें हरियाणा चंडीगढ़ को बनाया जाता है 1966 के अंदर, ठीक है। फिर आपका हिमाचल प्रदेश बनता है 1971 के अंदर। फिर मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय बनता है 1972 के अंदर। फिर सिक्किम 36th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1975 वाज इनेक्टेड टू मेक सिक्किम अ फुल फ्लेजेड स्टेट ऑफ इंडियन यूनियन
22nd स्टेट, यानी कि फिर उसके बाद में आपका है ना कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आता है 36 वाला, ठीक है, 36 वाला अमेंडमेंट एक्ट आता है, संशोधन करते हैं 1975 के तहत, और सिक्किम को भी फिर हम एक नया राज्य जो है बना देते हैं। फिर 1987 में मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और गोवा को बनाया जाता है। फिर आपका बनता है छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड बनता है आपका 2000 के अंदर, ठीक है। और फिर लास्ट में 2014 में आपका तेलंगाना जो है वो बनता है, ठीक है। तो ये सभी आपके राज्य थे। साथ ही साथ पुडुचेरी, जिसको हम पौंडीचेरी भी कह सकते हैं, फ्रेंच हैंडेड ओवर देयर टेरिटरी टू इंडिया इन 1954। फिर आपका पुडुचेरी जो है वो बनता है। इट वाज एडमिनिस्टर्ड एज एन अक्वायर्ड टेरिटरी टिल 1962 व्हेन इट वाज मेड अ यूनियन टेरिटरी बाय द 14th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। यानी कि सिंपल सा आपको इन सबकी क्रोनोलॉजी याद रखनी है, पहले कौन बना था, कौन से साल में बना था, और उससे जुड़ा हुआ अगर कोई अमेंडमेंट हुआ है, कोई संशोधन हुआ है, वो भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो फिर तेलंगाना के बाद में बन गया आपका है ना पौंडीचेरी बन गया था। फिर दादर और नागर हवेली आपका तेलंगाना के बाद में नहीं आया था, यहाँ पे हम यूनियन टेरिटरी का देख रहे हैं, ठीक है। ये मैंने थोड़ा सा गलत बोल दिया। ये सारे तो हमने राज्यों के देख लिए, ठीक है। अब यहाँ पे हम यूनियन टेरिटरी की बात कर रहे हैं, यानी कि जो आपके केंद्र शासित प्रदेश जो है उनकी बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले पौंडीचेरी बना, उसके बाद में आपका दादर और नागर हवेली जो है 1961 में वॉज कन्वर्टेड इनटू अ यूनियन टेरिटरी इन इंडिया बाय द 10th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है। तो सबसे पहले पौंडीचेरी को बनाते हैं यूनियन टेरिटरी। फिर 1961 के अंदर दादर नागर हवेली जो है उसको बनाते हैं यूनियन टेरिटरी। 10th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आता है आपका 1961 में उसके तहत, ठीक है। फिर आपका बनता है गोवा, दमन और दीव। इंडिया अक्वायर्ड 3 टेरिटरी फ्रॉम द पोर्टुगीज बाय द मीन्स ऑफ पुलिस एक्शन, यानी कि ये हमने पोर्टुगीज जो थे उनसे ये तीनों ही टेरिटरी ली थी, गोवा, दमन और दीव, जिसको 1961, 1987 एंड गोवा वॉज कन्फर्ड अ स्टेटहुड। बाद में गोवा को स्टेट बना दिया जाता है, तो दमन और दीव जो है इनको फिर बाद में यूनियन टेरिटरी के तौर पे कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। और फिर 2019 में जम्मू कश्मीर और लद्दाख जो है इसको बनाते हैं, ठीक है। तो ये सारी आपकी यूनियन टेरिटरी है, ये सारे आपके राज्य हैं, ठीक है। तो ये हमारी आज की क्लास थी। ये जो पेज है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको शॉर्ट नोट्स बना लेना कि सबसे पहले आंध्र प्रदेश को बनाया हमने अलग है ना भाषा के आधार पर राज्य, फिर महाराष्ट्र और गुजरात को बनाया सेम साल के अंदर, फिर है ना आपका नागालैंड बना, उसके बाद में आता है हरियाणा और चंडीगढ़, फिर आता है हिमाचल प्रदेश, फिर आता है मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय, 3 राज्य बनते हैं, ठीक है। फिर आपका सिक्किम आता है अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और गोवा आता है आपका, ठीक है। फिर छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड आता है 2000 के अंदर, और तेलंगाना 2014 के अंदर, ठीक है। फिर यूनियन टेरिटरी की बात करते हैं, केंद्र प्रशासित है ना, अगर हम केंद्र शासित प्रदेशों की बात करते हैं तो सबसे पहले पौंडीचेरी आता है 1954 के अंदर, वो भी अमेंडमेंट के थ्रू आता है। फिर दादर नागर हवेली आता है आपका 1961 में 10th अमेंडमेंट के थ्रू, ठीक है। फिर गोवा, दमन और दीव आता है जो कि हमने पोर्टुगीज से लिया था। ये तीनों जो आपके एरिया है वो हमने पोर्टुगीज से अक्वायर करे थे। बाद में गोवा को हम राज्य बना देते हैं, दमन और दीव जो है वो आपके 1961 और 1987 के अंदर यूनियन टेरिटरी जो है वो बन जाते हैं। और बाद में अभी 2019 में जम्मू कश्मीर और लद्दाख को भी हमने बना दिया है यूनियन टेरिटरी, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके नोट्स रहने वाले हैं, आपको इनको अच्छे से याद रख लेना है, ठीक है। तो यही हमारी आज की क्लास थी। आई होप आपको क्लास जो है वो अच्छी लगी होगी। अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो इसको लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। आज के लिए क्वेश्चन जो है वो नहीं है, सिर्फ थ्योरी पार्ट ही है, क्वेश्चन जो है वो हम किसी नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे, ठीक है। तो ये हमारी आज की वीडियो थी। आई होप आपको वीडियो जो है वो अच्छी लगी होगी, मेरे पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लगा होगा, और जो भी कुछ मैंने आपको पढ़ाया है, समझाया है, वो सब आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। आज की क्लास जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट थी। क्या क्या देखा हमने, पहले रिवाइज कर लेते थोड़ा सा, ठीक है। सबसे पहले तो हमने देखा कि भाई किस तरीके से आपका इंटीग्रेशन हुआ था राज्यों का, है ना। प्रिंसली स्टेट्स जो है उनका किस तरीके से एकीकरण हुआ था। तो हैदराबाद, जम्मू कश्मीर और आपका जूनागढ़ जो है वो किस तरीके से आए थे, कौन कौन से तरीकों से आए थे, कौन कौन से मेथड से आए थे, इनके पीछे की क्या कहानी थी वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। फिर आपका अलग टॉपिक आता है कि भाई भाषा के आधार पर भी हमको एक है ना नया राज्य चाहिए, लोग डिमांड करने लग गए थे। तो इसके लिए भी 3 अलग अलग कमीशन आई थी। सबसे पहले धर कमीशन आई थी, उसने क्या कहा, सुझाव दिया कि नहीं, भाषा के आधार पर नया राज्य मत बनाओ। फिर आती है आपकी जेवीपी कमीशन, ठीक है। जेवीपी कमीशन क्या कहती है, ये भी मना कर देती है कि भाई नहीं, भाषा के आधार पर नया राज्य जो है वो मत बनाओ, ठीक है। फिर आपकी आती है लोगों का दबाव जो है वो ज़्यादा हो जाता है। तो 1953 में हम आंध्र प्रदेश को, है ना, 1953 में आंध्र प्रदेश को हम सबसे पहला राज्य जो है वो बनाते हैं भाषा के आधार पे, ठीक है। इसमें ही जो आपके कांग्रेस के जो एक है ना आपके मिनिस्टर होते हैं उनकी डेथ हो जाती है, वो हंगर स्ट्राइक पे चले जाते हैं, यानी कि भूख हड़ताल पे चले जाते हैं, ठीक है। उनकी डेथ हो जाती है और फिर उसके बाद में गवर्नमेंट पे प्रेशर जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो फिर वो एक नई कमेटी बनाते हैं जिसका नाम आता है फजल अली कमीशन, ठीक है।
फिर फजल अली कमीशन क्या सुझाव देती है कि भाई हाँ ठीक है, भाषा के आधार पर नया राज्य बना लो, लेकिन वन लैंग्वेज वन स्टेट जो है उसका जो सिद्धांत है उसको वो रिजेक्ट करती है, उसको वो खारिज कर देती है। ठीक है, तो इनके बेसिस पे इनकी जो रिकमेंडेशन होती है, सुधार होते हैं उसके आधार है ना, उसके अनुसार 14 राज्य बनाते हैं, 14 स्टेट बनाते हैं और 6 यूनियन टेरिटरी बनाते हैं। ठीक है, और फिर सबसे पहला आपका आंध्र प्रदेश बनता है 1953 में, फिर आपका महाराष्ट्र बनता है और आपका गुजरात बनता है, नागालैंड बनता है। जो भी आपकी पूरी सीरीज है राज्यों की और यूनियन टेरिटरी की वो हमने देख ली है। ठीक है, तो ये हमारी आज की क्लास थी। मैंने एक बार लास्ट में रिविजन भी करवा दिया है। आई होप अब आपको सब कुछ जो है वो वापस से दिमाग में क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अगर कुछ भी आपको डाउट होता है तो आप मेरे से कॉमेंट करके भी पूछ सकते हो, और अगर आप इंटरेस्टेड हो तो मेरा जो पर्सनल टेलीग्राम चैनल है जो मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में, फिर से बता देती हूँ, हर्षिता मैम की पाठशाला, तो आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, थैंक यू।